माधवपुर गांव में रात के लगभग 1 बज रहे थे और बनिए के घर में सब सोए हुए थे। राजू और उसका साथी शंभू घर में कूद के चोरी करने के लिए घर के पीछे बैठे होते हैं। मैं घर के अंदर कूदता हूँ, अगर कोई उठ जाए तो मेरे आवाज देते ही सबको मार देना, ठीक है? अरे भाई तू फिक्र मत कर। राजू फिर अंदर कूदता है, लेकिन बनिया पैरों की आवाज सुन के अपनी बीवी से बोलता है, आज तो मैं इस चोर को छोड़ूंगा नहीं। बनिया अपनी धारदार तलवार से राजू का सर धड़ से अलग कर देता है और ये सुन के शंभू वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। अगली सुबह सभी गांववासी बनिए के घर इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा साहब आपने। इस चोर ने तो सबकी नींद खराब कर रखी थी। कितने लोगों की जमा पूंजी चुरा के उन्हें बर्बाद कर दिया। सही हुआ, यही होना चाहिए था। माधवपुर का ही निवासी था राजू, फिर भी किसी को पता नहीं चला। राजू मारा गया तो क्या हुआ, उसका बेटा तो जिंदा है। अब राजू की जगह वो चोरी करेगा, हमें इसे रोकना ही होगा। बुलाओ फिर देबू को। नहीं, उसके घर ही चलो। राजू के घर गांव वाले पहुंच जाते हैं और राजू के मारे जाने की खबर सुनकर वहाँ राजू की माँ पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। माँ, वो चोरी नहीं कर सकते, गांव वाले बाहर इकट्ठा हो गए हैं। मुझे मेरे बेटे पर विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे बाहर आओ। अब ये चोरों का परिवार बहरा होता है क्या? बाहर आओ शंभू, बाहर आओ। माँ, पिताजी सच में चोरी तो नहीं करते थे ना? नहीं, मैं इस बात के साथ नहीं जी पाऊंगी। माँ, गांव वालों को जवाब देना होगा, वो दरवाजा तोड़ने के लिए आ रहे हैं। चल बेटा, बाहर चल, हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम सत्य के साथ खड़े रहेंगे। देबू और उसकी दादी अब बाहर आते हैं। अंदर छुप के बैठने से तुमने सोचा तुम बच जाओगे? हरगिज नहीं। अरे चोरों का खानदान ऐसा ही होता है, मक्कार कहीं के। साहब जी माफ कीजिए, हमें चोरी की भनक भी नहीं थी। हमारे माथे पर तुम्हें बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? राजू चोरी का सामान बेचकर उस पैसे से घर चलाता था और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि राशन कहाँ से आ रहा है? साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप कृपया माँ से ऐसा ना कहें, हमें सच में कुछ नहीं पता। अरे बताओ, चोरी का पैसा कहाँ है? अरे इनका चोरों का खानदान है, अब पकड़े गए तो इनकी जुबान पे ताला लग चुका है। चलो वापस चलते हैं। महीना भर बीत जाता है, दाल चावल अनाज राशन सब खत्म हो जाता है। पोते और दादी की हालत बद से बदतर हो जाती है। देबू काम ढूंढ कर थक जाता है, लेकिन सब उसे चोर का बेटा कहकर भगा देते हैं। हे भगवान, दया करो, मुझे काम दिला दो। माँ की तबीयत बहुत खराब है। कल ही माँ ने कहा था कि पंसारी की किराने की दुकान में हाथ बटाने वाली की जरूरत है। पहले वहाँ जाता हूँ। आपको कर्मचारी की जरूरत है, आप क्या मुझे काम पर रख लेंगे? वहीं अचानक रमेश आ जाता है। अरे पंसारी, तुझे पता नहीं है कौन है? ये उस चोर राजू का बेटा है, जिसे बनिया जी ने चोरी करते वक्त पकड़ के मौत के घाट उतार दिया था। नारायण 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 नारायण, चोर का बेटा। हे ईश्वर, अच्छा हुआ रमेश तू सही समय पर आ गया, नहीं तो अभी पूरी दुकान साफ हो जाती। आप सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा बाप चोरी करता था, मैं तो नहीं। अरे निर्लज्ज, शर्म नहीं आती काम मांगते हुए? दया करें, मेरी माँ भूखी मर जाएगी, ऐसा ना करें। चोरों के खानदान को तो मर ही जाना चाहिए। तेरे बाप ने सबको लूटा है, तो अब तुम्हें भगवान उसका कड़वा फल दे रहा है। सभी गांव वालों से ऐसी बातें सुनकर देबू दुखी था। गांव के एक छोर से नदी किनारे तक सब उसका और उसकी दादी का अपमान ही करते और ऊपर से घर में दुख बढ़ता ही जा रहा था। देबू मजबूर होके गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी, दया करें। कौन है तू? क्या चाहिए तुझे? गांव वालों से सुना है आप सबका बेटे की तरह ख्याल रखते हैं। बात तो बता बच्चे। मुखिया जी, हम थक चुके हैं गांव वालों के अपशब्द सुन सुनकर। जो कार्य हमने किया ही नहीं, उसकी सजा हर क्षण हमें मिल रही है। मैं मेरे पिता जैसा नहीं हूँ। हाँ, बेटा समाज ऐसा ही होता है।
कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन तेरा चेहरा बता रहा है कि तू सच बोल रहा है। हर वक्त अपमान अब नहीं सहा जाता। ये गांव वाले नहीं मानेंगे। बेटे, बुरे काम का नतीजा दूसरी पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। यही संसार का नियम है। तो इस बदनामी को कैसे मिटाएं? मैं गांव वालों को सिर्फ समझा ही सकता हूँ, लेकिन उनका भरोसा जीतने के लिए तुझे उनका सामान लौटाना होगा। माँ और मुझे नहीं पता कि चोरी का सामान कहाँ रखा है। अब यही तेरा एकमात्र उद्देश्य है कि तू चोरी का सामान ढूंढे। मैं माँ के लिए ये करके ही रहूंगा। धन्यवाद मुखिया जी। अगली सुबह देबू माँ को मुखिया की हर बात विस्तार से बताता है। तेरे पिताजी रात तक नहीं लौटते थे। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो चोरी जैसा घटिया काम भी करते हैं। मैं भी नहीं समझ पाया कि बचपन से आज तक पिताजी ने मुझे चोरी के रुपयों से पाला। माँ, क्या आपको और कुछ पता है? और कुछ नहीं पता। हाँ, याद आया। तेरे पिताजी का एक साथी था। साथी? वो कहाँ रहते हैं और कौन है वो? वो शायद नदी किनारे रहते हैं, लेकिन नाम नहीं पता। नदी किनारे? मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? अरे, उसको पहचानना बड़ा आसान है। उसके एक हाथ नहीं है। शायद उन्हें चोरी के माल की जगह पता होगी। उनसे माल निकलवाकर हम इस तरह गांव वालों का भरोसा जीत सकते हैं। देबू रात को नदी किनारे शंभू को ढूंढने जाता है। वो देखता है कि एक आदमी जिसके हाथ नहीं है, वो एक घर में घुस रहा होता है और चोरी छुपे बातें सुनता है। अजी, राशन खत्म होने को आया है। अब क्या करूं, तुम ही बताओ। अरे, आपने जो पैसा छुपाया है वो ले आइए। उससे घर काफी दिन चल जाएगा। अरे, राजू को मरे कुछ ही दिन हुए हैं। गांव वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे। काफी गुस्सा है वो। क्या गांव वालों को तुम्हारा नाम पता है? नहीं ना? नहीं तो हमला करने नहीं आ जाते। गांव वालों ने तो देबू और उसकी दादी का जीना हराम कर दिया है, जैसे उन्हें चोरी के माल के बारे में पता हो। अच्छा जी, फिर तो सिर्फ हमें ही पता है कि सामान कहाँ है। मेरी अर्धांगिनी, जी हाँ, अब उस सामान पे सिर्फ हमारा ही हक है। इसीलिए कहते हैं, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब सिर्फ मुझे शंभू पर नजर रखनी होगी। देबू छुप छुप कर अब शंभू पर नजर रखने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन देबू काम से लौटते हुए देखता है कि शंभू चादर ओढ़कर बाहर निकलता है। लगता है आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। जाता हूँ इसके पीछे पीछे। इस पीपल के पेड़ के नीचे ही सारा काला धन रखा है। अरे शंभू, कैसे हो? अब कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? उसी राजू का बेटा जिसके साथ तुम ये पाप का काम करते थे। मैं किसी राजू वाजू को नहीं जानता। भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, तो अब तुम्हें हिस्सा चाहिए है ना? पाप की कमाई में कुछ नहीं रखा, मुझे दे दो। चल, तेरे बाप के खातिर तुझ पर दया करके आधा हिस्सा तुझे दे देता हूँ। अब खुश? अरे काका, ये कमाई हमारी नहीं है। जिनकी है उन्हें वापस लौटा देनी चाहिए। पागल है क्या? चरस फूक रखी है। चल, ये आधा हिस्सा ले और दफा हो यहाँ से। लूंगा हिस्सा तुम्हें पूरा, नहीं तो गांव वालों के सामने तुम्हारा पर्दा फाश कर दूंगा। तू धमकी दे रहा है? मुझे जानता भी है। अभी तक तो तुझे आधा हिस्सा दे रहा था, लेकिन अब तो तू ये ले। तू मेरी संपत्ति लेगा, यही गाड़ दूंगा, समझे? खबरदार, तुम्हारे पैर काट दूंगा अगर आगे बढ़े तो। बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत तो शंभू चोर को आंख दिखाएगा? तुझे तो मैं छोड़। तुम्हारे और पिताजी की वजह से मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन अब और नहीं। छोड़ दे मुझे। छोड़। छोड़ूंगा तो नहीं। चलो मुखिया जी के पास और अपना गुनाह कबूल करो। देबू ने अब शंभू को मुखिया जी को सौंप दिया और चोरी चकारी का सारा सामान गांव वालों में बांट दिया। गांव वाले अब अपना सामान वापस पाकर खुश थे और उनका विश्वास देबू के प्रति कायम हो गया। देखा गांव वालों,
राजू की चोरी में उसके परिवार का बिल्कुल हाथ नहीं था। उस राजू की वजह से भले ही तुम्हारा सामान चोरी हुआ, लेकिन उसी के बेटे ने सामान वापस भी दिलाया। मुखिया जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जेवर मुझे वापस मिलेंगे। मेरे चांदी का कड़ा भी मुझे वापस मिलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो बताओ देबू, तुम्हें क्या चाहिए? बस मैं अपनी दादी का सम्मान वापस पाना चाहता हूँ। चोरी के खानदान नाम के कलंक को हटाना चाहता हूँ। गांव में इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। रो मत देबू, तू सच्चा है और ये सबको पता चल गया है। धन्यवाद मुखिया जी, आपकी वजह से हमारी इज्जत लौट आई। देखो माँ, अब हमें कोई चोर के नाम से नहीं बुलाएगा। आज तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। हाँ माँ, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। माँ, हम अब खुशी से जी पाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।